मार्वल्स स्टूडियो जिसने इस दुनिया को आयरन मैन, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका जैसे हीरोज दिए, लेकिन क्या आप जानते हैं ये कंपनी एक समय पर दिवालिया हो चुकी थी। यहाँ तक कि माइकल जैक्सन ने साल 1990 के अंदर मार्वल स्टूडियो को खरीदने की बात भी कर दी थी। Wanted to be Spider-Man, to buy the rights to Spider-Man. He then wanted to buy Marvel, so then I'll buy Marvel. मार्वल्स एंड डीसी के कंपटीशन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मार्वल्स ने ऑलमोस्ट डीसी को खरीद लिया था साल 1984 के अंदर। डिज्नी के अंदर आने वाला मार्वल स्टूडियो आज दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है। मार्वल्स स्टूडियो का ये सफर हमेशा से इतना खूबसूरत नहीं था। जानते हैं आज के इस वीडियो में मार्वल्स की सक्सेस स्टोरी के बारे में। On your left. Avengers! Assemble. साल 1939 के अंदर बना था मार्वल्स स्टूडियो। मार्टिन गॉडमैन ने बनाई थी मार्वल्स कंपनी। मार्वल आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर हीरो फ्रेंचाइजीज है। मार्वल्स की शुरुआत एक कॉमिक के रूप में हुई थी। अपने 83 साल के इतिहास के अंदर मार्वल्स ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मार्वल्स ने अपने हाईएस्ट समय के अंदर 32,000 से ज्यादा कॉमिक्स पब्लिश करी है और इन्होंने अब तक 27 से ज्यादा मूवीज रिलीज कर चुके हैं। इसी के साथ मार्वल्स एक समय पर दिवालिया भी हो चुके थे। मार्वल्स की हिस्ट्री बहुत ही रोचक रही है। बिजनेस के नजरिए से देखते हैं तो पिछले 13 साल में साल 2009 से अब तक मार्वल्स ने 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमाया है। मार्वल्स का सबसे पहला सुपर हीरो था ह्यूमन टॉर्च। साल 1941 के अंदर जन्म हुआ था कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर का। उस समय में कॉमिक्स के पोस्टर भी बिकते थे और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था। एक कॉमिक बुक में मार्वल्स ने हिटलर को पंच मारते हुए भी दिखाया था, जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। मार्वल्स को साल 1963 से पहले टाइमली कॉमिक्स के नाम से जानते थे और साल 1960 के अंदर टाइमली कॉमिक्स का सबसे बड़ा कंपटीशन हुआ करता था डीसी, और इस कंपटीशन की रेस के अंदर ही मार्वल्स ने स्पाइडरमैन और फैंटास्टिक फोर जैसे कैरेक्टर लॉन्च किए थे। साल 1973 के अंदर स्टार्ट हुआ था मार्वल्स एंटरटेनमेंट और इसके बाद मार्वल्स का टीवी सीरीज और मूवीज का दौर शुरू हुआ था। इसी के साथ मार्वल्स ने साल 1945 से साल 1965 तक रोमांस पर भी कॉमिक्स बनाई थी। स्टैनली को हम सभी जानते हैं। मार्वल्स स्टूडियो के अंदर स्टैनली का बहुत मेजर रोल आता है। हमने बहुत बार उन्हें कैमियो करते देखा है मार्वल्स की मूवी के अंदर। ये मार्वल्स का ट्रेडिशन भी स्टैनली ने ही इंट्रोड्यूस किया था। साल 1922 के अंदर जन्म हुआ था स्टैनली का और अपने हाई स्कूल के बाद 16 साल की उम्र से ही स्टैनली ने टाइमली कॉमिक्स के साथ काम करना शुरू किया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान स्टैनली मिलिट्री में भर्ती हो गए और उन्होंने इस दौरान बहुत सारे कैरेक्टर्स डेवलप करे थे। साल 1961 के अंदर स्टैनली ने दोबारा मार्वल्स को ज्वाइन किया और उन्होंने स्पाइडरमैन, एक्समैन एंड एवेंजर जैसे कैरेक्टर का निर्माण किया था। साल 1972 के अंदर स्टैनली एडिटोरियल डायरेक्टर बन गए थे मार्वल्स के और साल 1999 के अंदर स्टैनली ने अपना खुद का मीडिया हाउस भी खोला था, जिसे स्टैनली मीडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन बहुत सारे लॉसूट्स एंड करप्शन केसेस की वजह से इस स्टूडियो को बंद कर दिया गया था। साल 2002 में स्टैनली ने $10 मिलियन का लॉसूट फाइल कर दिया था मार्वल्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने स्पाइडरमैन से कमाए हुए प्रॉफिट को उनके साथ शेयर नहीं किया था और साल 2005 के अंदर वो ये केस जीत गए थे। लेकिन बिना स्टैनली की मदद के आज मार्वल स्टूडियो इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। मार्वल्स के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले थीम्स हैं, जिसमें आता है मार्वल्स, जिससे इन्होंने 1.96 लाख करोड़ रुपीस कमाए हैं। इसी के साथ आता है पिक्सार, जिससे इन्होंने 1.2 लाख करोड़ रुपीस कमाए हैं और स्टार वॉर्स के साथ इन्होंने 90,000 करोड़ रुपीस कमाए हैं और इसी के साथ इन्होंने हैरी पॉटर से 73,000 करोड़ रुपीस कमाए हैं। इन सब के बावजूद भी मार्वल्स की हिस्ट्री के अंदर एक समय पर ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। साल 1989 के अंदर न्यू वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ने मार्वल्स को 670 करोड़ में खरीद लिया था।
डील के 2 साल बाद कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है और अपने बहुत सारे खराब डिसीजन की वजह से मार्वल स्टूडियो आर्थिक संकट के अंदर आ जाता है। यहाँ तक कि मार्वल्स के शेयर $35 से सीधा $2 के ऊपर आ गए थे और साल 1993 के अंदर कंपनी बिकने की स्थिति के अंदर आ गई थी। इसी की वजह से मार्वल्स ने एक्समैन एंड फैंटास्टिक फोर के राइट्स फॉक्स को बेच दिए थे और इसके साथ उन्होंने स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी को बेच दिए थे। इन कैरेक्टर्स को बेचने के बावजूद भी कंपनी दिवालिया हो चुकी थी और सालों के कोर्ट केस चलने के बाद साल 1998 के अंदर आखिरकार मार्वल्स विवादों से बाहर आता है। मार्वल्स की बैंकरप्सी एंड लो टाइम की वजह से ही डीसी को एक नया फेम मिला था मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से डीसी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था उनके बिजनेस के अंदर। मार्वल्स की लगभग एक दशक की उथल पुथल के बाद साल 2009 के अंदर वॉल्ट डिज्नी ने मार्वल्स को 32,000 करोड़ में खरीद लिया और मार्वल्स की डील का डिज्नी को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अब तक मार्वल्स के जरिए डिज्नी ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया है। इसी के साथ मार्वल्स की मदद से डिज्नी ने OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर भी 1 करोड़ से ज्यादा नए यूजर्स जोड़ लिए हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी मार्वल्स ने डिज्नी के साथ ही बनाई है, जिसे हम जानते हैं एवेंजर्स एंड गेम के नाम से। एक बिजनेस की सक्सेस के पीछे उसकी टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है। मार्वल्स की टीम के अंदर बहुत सारे प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। MCU एक साल के अंदर 2 मूवीज लॉन्च करता है और इसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है जिसमें डायरेक्टर्स, राइटर्स, एडिटर्स काम करते हैं। मार्वल्स अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझता है और वो इन्हीं के लिए अपने कैरेक्टर्स डेवलप करता है। मार्वल्स अपने हर कैरेक्टर को इस तरह डिजाइन करता है कि उसमें ह्यूमन टच इन्वॉल्व होता है। अगर मार्वल्स के फैक्ट्स की बात करें तो मार्वल्स बहुत ज्यादा रिसर्च करता है अपने कैरेक्टर्स को बनाने में। यहाँ तक कि वकांडा फॉरएवर मूवी के अंदर जो लैंग्वेज यूज करी गई थी ये एक रियल लैंग्वेज है जो कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में बोली जाती है। वेनम का कैरेक्टर एक फैन ने बनाया था जिसे रेडी शूलर के नाम से जानते थे। उन्होंने एक कॉन्टेस्ट के लिए वेनम का कैरेक्टर प्रोड्यूस किया था जिसे मार्वल्स ने खरीद लिया था। यहाँ तक कि मैन इन ब्लैक के राइट्स भी मार्वल्स के पास ही है। साल 1994 में मार्वल्स ने मालिबू कॉमिक्स से ओरिजिनल राइट्स खरीद लिए थे मैन इन ब्लैक के। रॉबर्ट डॉनी जूनियर जो कि मार्वल्स के अंदर आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्हें इनिशियल डेज के अंदर मार्वल्स ने रिजेक्ट कर दिया था। मार्वल्स अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए थीम पार्क भी चलाता है जिसमें आयरन मैन एक्सपीरियंस, हांगकांग डिज्नीलैंड पेरिस भी आते हैं। साथ ही में मार्वल्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी बनाता है अपने फैंस के लिए। फॉक्स के अकॉर्डिंग मार्वल्स ने 10 बिलियन का रेवेन्यू कमाया था अपने मर्चेंडाइज से वर्ल्ड वाइड। मार्वल्स ने अपने बिजनेस कैरियर के अंदर जमीन से लेकर आसमान तक का सफर देखा है। इस सफर के अंदर मार्वल्स ने बहुत सारे गलत फैसले भी लिए, लेकिन मार्वल्स की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर आता है लगातार आगे बढ़ते रहना। एक समय में जब सबको लगा था कि मार्वल स्टूडियो खत्म हो गया है, इसके बावजूद भी मार्वल स्टूडियो काम करता रहा और इसे ही हम कहते हैं गिरकर उठ खड़े होना, जिसे मार्वल्स बहुत अच्छे से जानता है। एंटरटेनमेंट के बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी कि आप कस्टमर्स की क्यूरियोसिटी को बरकरार रखें। मार्वल्स स्टूडियो इसी कंसेप्ट को फॉलो करता है। मार्वल्स के बिजनेस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही हम भी कोशिश कर रहे हैं इन केस स्टडीज के थ्रू समझने की। इन वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इस तरह के बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडीज जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हंट अहेड। सैल्यूट।